हम लोग जो है ना शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसमें 2-3 शब्द है। आप लोग को सेंस ऑर्गन तो हम पीछे पढ़ा ही दिए और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हुआ। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसमें सबसे पहला शब्द है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है क्या, है ना। बार बार ये शब्द आता है हम लोगों के पास कि फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी से हम क्या समझते हैं? देखो, फिजियोलॉजी जो है वो एक बायोलॉजी का शब्द है जिसका मतलब होता है कंसर्न विथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आप अपने आप को जो है ना अति कर लो बाबू, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो सॉरी, और अपना वीडियो हटा लो। अगला बात जो हम लोग कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म का बात कर रहे थे। तो फिजियोलॉजी जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, या आपका जो है ना हार्ट, किडनी, या और भी जो है अंग, उनके काम जो हम लोग करते हैं ना, उनका जो काम करने का ढंग है या जो काम करते हैं, इसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी जो है आपका उसमें ढेर सारा चीज आ जाता है। मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे तो लोग आप जो है ना मेटाबॉलिज्म का शब्द का फिजियोलॉजी का बात कर रहे थे। फिजियोलॉजी जो है ना वो रियली में बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग से संबंधित है। अब कोई भी आपका बॉडी का पार्ट अगर काम करेगा, जैसे आपका जो है हार्ट काम करेगा, लिवर काम करेगा, या इवन उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। लेकिन अगर सेल के अंदर कोई काम हो रहा है, कोशिका के अंदर कोई काम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉल से आया है। मेटाबॉल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो किसी भी कोशिका के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो लाइफ को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अर्थात सारा बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपका बॉडी सेल के अंदर होता है और क्या करता है, आपको जिंदा रखने में मदद करता है, वो एक साथ कहलाता है क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म जो था वो डिस्ट्रक्टिव होता है कि कंस्ट्रक्टिव, है आपको पीछे पढ़ना था। लेकिन अभी फिलहाल जो हम बता रहे हैं एनाबॉलिज्म, जैसे ही आपके दिमाग में कोई पूछे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एना का मतलब होता है वहां पर निर्माण का बात है। तो एनाबॉलिज्म मतलब निर्माण होने वाला, कंस्ट्रक्टिव। और कैटाबॉलिज्म है ना वो डिस्ट्रक्टिव है, वो जिसमें टूटने वाला है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होगा? तो आप थोड़ा सा एक बात समझ लेना, एनाबॉलिज्म जो है ना वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल जाए तो इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। लेकिन जब बड़े मॉलिक्यूल्स जो है ना वो छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाए तो इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में आपका एक देखे होंगे आप, CO2 है, H2O है। CO2 और H2O जो है वो आपस में जुड़ जाता है और जुड़कर क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है। ठीक है, जबकि आपका एक और है घटना, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग जानते होंगे तो रिस्पायरेशन में पढ़े होंगे। रिस्पायरेशन में क्या होता है, आपका जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है C6H12O6, वो टूट जाता है और टूट कर क्या देता है? CO2 देता है और क्या देता है? आपका H2O देता है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपके बोर्ड पे आना चाह रहे हैं और वहां पर जो है ना थोड़ा सा इसको हम समझाना चाह रहे हैं। हम ये सोच के पढ़ाना चाह रहे हैं कि जो है इसमें है, हम मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं उन सबको हम लोग एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा कुछ आप पीछे की क्लास में पढ़े होंगे। ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसी को कहा गया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब अगर आप जिंदा हो
तो जिंदा अगर हो तो किसके कारण हो, तो प्रोटोप्लाज्म के कारण हो। हाँ, और वो नजर आता है, प्रोटोप्लाज्म देखा जा सकता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है फिजिकल बेसिस। ठीक है, किसका भाई, लाइफ का। अब यहां पर एक घटना घटता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का जो साइट होता है आपके बॉडी में वो होता कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होगा, मेटाबॉलिज्म है क्या भाई, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, उन सब को कहते मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होगा, आप लोग इसको बायो क्यों लिखे हो, बायो का मतलब है लाइफ, हाँ, लिविंग। तो जीवन के लिए जरूरी कोई भी केमिकल एक्टिविटी जो होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे तो ये दो तरह का हो सकता है, एक है एनाबॉलिज्म और एक था कैटाबॉलिज्म। जैसा कि अभी आप लोग के मटेरियल पे था कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है भाई, तो ये आपको बताया था कि इसमें कंस्ट्रक्शन का बात था, कंस्ट्रक्शन का बात था, जबकि कैटाबॉलिज्म जो था इसमें डिस्ट्रक्शन का बात था, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर, तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम, और वो है फोटोसिंथेसिस। ये सब आपको पीछे की क्लास में था, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आपको ये फिर से एक बार री हो जाए कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी आएगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आएगा, तो उसमें आपको दिक्कत ना महसूस हो। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 जो था वो H2O के साथ मिल जाता था और एक कंपाउंड बनाता था जिसका नाम था C6H12O6। ठीक है, ये कितना एटम का है, CO2 कितना एटम्स का है, तो कोई भी इसको देखेंगे या आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का आइडिया होगा तो आप बता सकते हो, 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन का है और एक क्या है, कार्बन का है। H2O कितना एटम का है, ये भी 3 एटम्स का है। ठीक है, इसमें भी 3 एटम है और 3 एटम में 2 जो है ना हाइड्रोजन का है और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। लेकिन इसको देख लो, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बना, हाँ मतलब ग्लूकोज जो बना, ग्लूकोज में कितना एटम का है भाई, तो 6 का कार्बन है, 12 का हाइड्रोजन है और 6 का ऑक्सीजन है। टोटल कितना हो गया, 12 6, हाँ 6 और 12 कितना हो गया, 18 और 6 कितना हो जाएंगे, 24 एटम्स। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है 24 एटम का है, जबकि इधर जो कंपाउंड उसको बनाने में इन्वॉल्व था वो सारे के सारे एटम कितने के थे, कितने के थे वो सब, इसको क्या कहेंगे हम, कंस्ट्रक्शन कहेंगे। जैसे घर में क्या होता है, घर में काम होता है ना, घर में हम लोग वर्क कराते हैं, काम कराते हैं, तो काम दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब लोग कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, हाँ तो देखो छोटे छोटे जो है ना यूनिट्स, ईंट जिसको बोल रहे हैं, ब्रिक्स, हाँ छोटे छोटे यूनिट है, उनको आपस में हम जोड़ के क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, और कई दीवारों को आपस में अरेंज कर देते हैं तो रूम बनता है, और कई रूमों को आपस में अरेंज कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो क्या बनता है, एक बड़ा सा मकान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो क्या किए हम, छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में मिला के क्या किए, बड़ा इकाई बनाए, और बड़ा को आपस में मिलाए तो और बड़ा बना दिए, तो ये क्या कराएगा, कंस्ट्रक्शन कराएगा। लेकिन उसी मकान में क्या करें हम, वो बड़ा सा क्या था, यूनिट था, हाउस है ना, उसमें से रूम को अलग अलग करें, मतलब रूम को तोड़ना अलग शुरू कर दे। ठीक है, रूम में से दीवार को अलग अलग करना शुरू कर दे, दीवार में से ईंट को अलग अलग करना शुरू कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, कोई भी बोलेगा डिस्ट्रक्टिव बोलेगा। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, और कंस्ट्रक्शन का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल जो है ना वो आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल दिए थे रिस्पायरेशन, हाँ अभी लिखे हैं पीछे के आपके नोट्स में था, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है, देखो याद करो, C6H12O6 है, ये टूट जाता है CO2 प्लस H2O के रूप में। ये कितना एटम का हो गया, 24 एटम्स। अभी तो हम लोग ऊपर में लिखे हैं,
और ये दोनों कितना कितना एटम्स के है, तो 3 एटम्स के ये है और 3 एटम्स का ये है, ठीक है। तो देख लो 24 एटम के जो कंपाउंड था वो आपका 3 एटम में बदल गया। तो बताओ बना कि बड़ा हुआ, बड़ा बना कि छोटा बना, तो छोटा बना। और बड़ा से अगर छोटा में बदले तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन कहते हैं, हम लोग आपको बताए थे। तो कैटाबोलिज्म क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया प्रोसेस। एनाबोलिज्म क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया। और ये क्या है भाई, बायोकेमिकल एक्टिविटी है जो होता है कहां पर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और इसको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हम मेटाबॉलिज्म के बारे में वहां पर बता रहे थे। तो हम फिर से आ रहे हैं आपके से उनके फंक्शनिंग को ही हम क्या बोल रहे थे, फिजियोलॉजी। मेटाबॉलिज्म में क्या बोल दिया आपको, जो भी केमिकल रिएक्शंस आपके जीवन के लिए जरूरी होता है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये होता कहाँ है भाई, तो बॉडी सेल के अंदर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 2 प्रकार का हो गया, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एनाबोलिज्म और डिस्ट्रक्टिव हो गया तो कैटाबोलिज्म। खत्म हो गया यहाँ पर ये बात। तो फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में अंतर क्या है, दिमाग में घूमना चाहिए। फिजियोलॉजी जब बात करेंगे तो बॉडी के लेवल पर होगा, बॉडी पार्ट्स के लेवल पर होगा। लेकिन अगर जो है ना मेटाबॉलिज्म का बात करेंगे तो किसके लेवल पर होगा भाई, वो जो है ना सेल के लेवल पर होगा। तब क्या बात करेंगे, हम मेटाबॉलिज्म का बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते, जो हमको चैप्टर यहाँ पर पढ़ना था इसमें वो था डाइजेशन, है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। रियली में आप 10th में जो पढ़ के आए होंगे या पीछे के क्लास में जो पढ़े होंगे, आप वहां पर यही पढ़े होंगे कि न्यूट्रिशन एक चैप्टर था। यहां पर जो डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन का जो बात कर रहे हैं हम, ये है क्या, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में जो है ना आप क्या करना था यहां पर, तो ये दोनों के दोनों डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है ना वो आपके न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग को 10th में जो है ना इसमें न्यूट्रिशन में ही इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात है कि न्यूट्रिशन है क्या, तो न्यूट्रिएंट्स का लिया जाना और उसका यूटिलाइजेशन होना किसके लिए भाई, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। एनर्जी अभी हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हो या आप जो समझ पा रहे हो या और भी जो काम कर रहे हो, हिल डुल रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो ये जो आपका घटना हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए जो एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं ना। और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कौन देता है, आपका न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिएंट से, ठीक है। ग्रोथ, आप छोटे बच्चे थे, छोटे से बड़े हो गए और अभी और भी बड़े होंगे, तो ये जो वृद्धि हो रहा है आपके शरीर में जो ना साइज और शेप में जो इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज और शेप में जो चेंज होता है, जिसको ग्रोथ कर रहे हैं, इसके लिए कौन जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है। रिपेयर, आपके बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया या किसी को कोई जो है ना डैमेज हो गया, अब उसको पुनः बनाना है। हाँ, जैसे बोन जो है ना क्रैक कर गया है, टूट गया है, वो आपस में जुड़ेंगे। मसल जो है ना वो आपका डैमेज हो गए हैं या कहीं से जो है ना आपका मसल्स कट के हट गया है, तो वहां पर जो रिपेयर होता है, इसके लिए भी जो है ना आपको यूटिलाइजेशन किसका होता है भाई, न्यूट्रिएंट्स का। और वो आता कहाँ से, न्यूट्रिशन से आता है। और मेंटेनेंस है, शरीर को बनाए रखना, ठीक है, जैसे है वैसा ही बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, मेंटेनेंस। तो ये 4, कई बार हम बच्चों से पूछते हैं न्यूट्रिशन क्या है, तो बच्चे आराम से बोल देते हैं न्यूट्रिशन क्या है, यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं, साथ में जोड़ना पड़ेगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। प्रोक्योरमेंट के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। और जो यूटिलाइजेशन है उसको कौन में करना है भाई, किस चीज में करना है, एनर्जी के लिए करना है, ग्रोथ के लिए करना है, रिपेयर के लिए करना है और मेंटेनेंस के लिए करना है। अब ये न्यूट्रिशन जो है ना होता किसके मदद से है, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसको आगे हम पढ़ें, इसके पहले कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, इसमें होता क्या क्या है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें जो फूड होता है, भोजन जिसको आप बोल रहे हो, वो आपका रॉ मटेरियल में बदला जाता है, कच्चा माल में बदला जाता है, जिसका यूज हम शरीर को बनाने के लिए या शरीर के ईंधन के लिए करते हैं। जो हमारे सेल्स हैं वो अपने शरीर को बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं, अपने बॉडी को बनाते हैं, और तो और फ्यूल के रूप में उपयोग होता है। तो देखो शुरू हुआ जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है ना, शुरू हो रहा है फिजियोलॉजी से,
है ना। ये बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन से शुरू हो रहा है, इसलिए हम ऊपर में बताए थे फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म। तो जो भी आपका जो है डाइजेशन का प्रोसेस या न्यूट्रिशन का प्रोसेस, वो शुरू हो रहा है बॉडी पार्ट से, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। लेकिन अंततः पहुंच कहाँ जा रहा है भाई, सेल के लेवल पे पहुंच जा रहा है। ये देखो रॉ मटेरियल जो है ना, उसका यूज कौन करेगा भाई, बॉडी सेल करेगा। हाँ, जैसे आप खाए क्या, प्रोटीन खाए तो आपके बॉडी में वो टूटेगा किस रूप में, अमीनो एसिड के रूप में। अब वो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, आप खाए क्या, ग्लाइकोजन, वो टूटेगा किस रूप में, अंततः ग्लूकोज के रूप में। और उसको यूज कौन करेगा भाई, बॉडी सेल करेगा। तो हम लोग जो भी खाते हैं उसको जो है ना, इस प्रोसेस में, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है रॉ मटेरियल्स में। और उस रॉ मटेरियल्स का मतलब जिससे कुछ और बनने वाला है, उस रॉ मटेरियल में कौन कौन आएगा भाई, तो ढेर सारे आते हैं। उस रॉ मटेरियल को जो है ना हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, बॉडी को बनाने के लिए, फ्यूल के लिए। ठीक है, और ये काम कौन करता है, बॉडी का जो सेल है ना वो करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं अब अगला में एलिमेंट्री कैनाल या गट का बात करते हैं थोड़ा सा आपको। और वो बात क्या है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा था। देखो यहां पर हम बता रहे थे कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, इसमें आपका 2-3 चीज हो रहा है। देख लो, फिजियोलॉजी का भी कुछ प्रोसेस हो रहा है और कुछ जो है ना आपका किसका प्रोसेस हो रहा है भाई, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये फिजियोलॉजी है कि आपका मेटाबॉलिज्म है, तो आप क्या बताओगे कि ये फिजियोलॉजी भी है और ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का भी हिस्सा है। तो इसमें कौन सा भाग को फिजियोलॉजी बोलेंगे और कौन सा हिस्सा को जो है ना मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, थोड़ा सा समझ लो। ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देख रहे हो ना यहाँ पर तीन चार जो है ना आपका दिखा रहे हैं रंग का, कलर का बना हुआ है। यहाँ पर देख लो, ये जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम ब्लू रंग से दिखा रहे हैं, ये जो ब्लू रंग से दिखा रहे हैं, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट लिए है। ठीक है, ये डाइजेशन है, ये है आपका फिजियोलॉजी का हिस्सा। ये जो ब्लू से दिखा रहे हैं ये फिजियोलॉजी का है, स्टेज फर्स्ट किए हैं इसको। ठीक है, इसमें डाइजेशन होता है कहां पर, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, या जिसको हम लोग गट बोलते हैं, उसके बीच में जो ल्यूमेन होता है, खाली जगह होता है, उसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन का बात होता है। तो ये है आपका फिजियोलॉजी का बात। और बाकी जो नीचे के पोर्शन है, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड है, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड में जो है ना आपका ये दिमाग में रखना है कि ये सेकेंड और ये जो थर्ड है, ये आपका फिजियोलॉजी नहीं है बल्कि मेटाबॉलिज्म का बात है। जबकि ये जो फर्स्ट का बात कर रहे थे, फर्स्ट, उसमें आपका जो है ना, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जो है वो आपका ये क्या है, ये फर्स्ट है फिजियोलॉजी। अब आ जाओ, आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फिर हम लोग तो न्यूट्रिएंट्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे अपने पीछे बैक के क्लास में, तो वहां पर पढ़े होंगे कि उसमें आपका मिनरल्स भी आता है, वाटर भी आता है, विटामिन भी आता है। मतलब 5 कम से कम रखते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स में। किसको किसको रखते हैं, प्रोटीन को रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, फैट्स को रखते हैं और विटामिन को रखते हैं। और किसको रखते हैं हम लोग, और वाटर को रखते हैं। ठीक है, मिनरल्स को रखते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर यहां पर से मिनरल्स और विटामिन और तो और वाटर क्यों गायब कर दिया गया, ये केवल 3 ही को लेके चल रहे हैं। तो शायद आपको जान के आश्चर्य होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, जिसको हम लोग गट बोल रहे हैं, गट में विटामिन का, मिनरल्स का और वाटर का कोई प्रोसेसिंग नहीं होता। मतलब वहां पर उनको न तो तोड़ा जाता है न जोड़ा जाता है। इसलिए हम स्टेज फर्स्ट में उनको यहां नहीं रखे हैं। स्टेज फर्स्ट में किसको किसको रखा गया, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को। यही टूटने वाले हैं आपका। और ये टूट के क्या देंगे भाई, देखो अब ये जब टूटेंगे तो अभी हम पीछे बताए थे आपको, यहां पर आ जाओ। हाँ, यहाँ पर आते हैं, हाँ यहाँ पर आ जाओ।
यहाँ पर आओ, अभी आपको हम बताए थे कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि फूड जो है ना वो रॉ मटेरियल में बदला जाता है, जो कि बिल्ड करता है बॉडी सेल के अंदर, बिल्ड करता है इसे, और फ्यूल जिसको बॉडी सेल क्या करता है, उपयोग करता है। अब यहां पर आ जाओ, तो ये जो प्रोटीन था वो टूटा तो क्या बना, अमीनो एसिड। यहां पर देखो, यहां पर रॉ मटेरियल क्या हो गया बॉडी सेल के लिए, आपके न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल क्या हो गया, प्रोटीन, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, आपका क्या हो गया, फैट। लेकिन अगर बॉडी सेल के लिए रॉ मटेरियल का बात करोगे, उसके एनर्जी के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, तो कौन हो जाएगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और दूसरे सुगर्स जो भी आपके यहाँ पर बने होंगे, माल्टोज वगैरह जो भी होंगे। उसके बाद फैट जो है ना वो दो रूप में टूटता है, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। ये हो गया रॉ मटेरियल्स फैट के डाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है, छोटा सा एरो से जो दिखा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, फैट टू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, इसी को डाइजेशन कह रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसका नाम है डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का एक छोटा सा भाग है। तो डाइजेशन में आपका हो गया प्रोटीन से अमीनो एसिड में टूटना, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और दूसरे सिंपल शुगर में टूटना, फैट का किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटना। अब इसके बाद देखो, ये जो ब्लू का है स्केच यहाँ पर समाप्त हुआ, उससे हम थोड़ा सा कम ब्लू में जा रहे हैं ना, नेवी ब्लू में जा रहे हैं। तो ये जो इसमें जो जा रहे हैं, कम ब्लू वाले एरिया में जो जा रहे थे, यहाँ पर ये जो जा रहा है, ये इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। यहां से अब एब्जॉर्प्शन का पार्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ और ये सेल के अंदर पहुंच गया है। ये सारा का सारा, ये जो ब्लू का जो एरिया दिखा रहे हैं हम नीचे तक, ये सेल के अंदर का बात है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे ही जाता है ग्लूकोज और दूसरे सुगर्स, अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, तो उनका क्या फेट होता है, क्या भविष्य होता है। तो पहला भविष्य तो ये करता है सेल अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, उससे प्रोटीन बना लेता है। और आप लोग शायद साइटोलॉजी का थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता था, राइबोसोम पर होता था, साइटोप्लाज्म में। या फिर उसको क्या करता है, अमीनो अम्ल को वहां, ये जो अमीनो एसिड है, इसमें से क्या करता है, अमीनो ग्रुप को हटा देता है, NH3 को हटा देता है, और इसको यूज करता है क्रेब्स साइकिल में, किसके रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। ये दूसरा काम हो गया किसका, अमीनो एसिड का, किसके अंदर, सेल के अंदर। तीसरा काम क्या करता है, इसको जो है ना एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, और एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करके फिर अंततः कहां लेके चला जाता है, क्रेब साइकिल में। तो डायरेक्ट जो है ना क्रेब साइकिल में ले जाने के लिए पहले इसको अमीनो ग्रुप को हटाना पड़ता है, NH3 को हटाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाओ, NH2 NH3 के रूप में हटाना पड़ता है। तीसरा, चौथा जो अमीनो एसिड का फेट होने वाला है आपके सेल के अंदर, क्या होने वाला है, तो चौथा जो होता है, इसको ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट घुसा देता है, और ग्लाइकोलिसिस में घुसाकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किसको भाई, अमीनो एसिड को, और फिर एसिटाइल को एंजाइम के रूप में कन्वर्ट होकर ये आपके क्रेब साइकिल में चला जाता है। तो आपको क्लियर कट यहाँ पर कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। तो बाहर से जो प्रोटीन खाते हो आप, चाहे एनिमल प्रोटीन हो, मुर्गा को खा लिए आप, जो है ना वो आपका बकरी खाए, या जो भी आपका एनिमल प्रोडक्ट हो, हाँ जैसे दूध वगैरह हो, उसको खाए, या फिर दाल खाए, पल्सेस, है ना, या तो एनिमल प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, वो सबसे पहले डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा तो किस रूप में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होगा। अब वो अमीनो एसिड का आपके सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और सेल के अंदर क्या होने वाला है, 4 फेट है उसका, 4 भविष्य सिंपल रूप में है। ऐसे तो ढेर सारे भविष्य हैं, लेकिन ये 4 को हम दिखाए हैं जो आपको कम से कम जानना चाहिए। पहला तो प्रोटीन बना लेगा, है ना, राइबोसोम पर भेज के। दूसरा क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को हटा के डायरेक्ट जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में घुसा देगा, जहां पर क्रेब साइकिल हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब सेल का अंदर का बात आपको बताए थे, और ये क्रेब साइकिल कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दूसरा डायरेक्ट कहां घुसा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब साइकिल के लिए। तीसरा जो है ना वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेज के साइटोप्लाज्म में ही एसिटाइल को एंजाइम में बदल देगा, और तब माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगा। और चौथा क्या है, ग्लाइकोलिसिस में भेज देगा, ग्लाइकोलिसिस में शामिल करके पायरुविक एसिड बना के एसिटाइल को एंजाइम ए बना के तब क्रेब साइकिल में भेजेगा। कोई दिक्कत है? ये जो तीनों देख रहे हो, ये तीनों जो है सहायक है। मेन कौन है, प्रोटीन का बनना। ये तीनों तब होता है जब आपको ग्लूकोज की कमी हो, जब आपको आपके बॉडी में शुगर की कमी हो। मतलब हम जब खाना बंद कर देते हैं, कुछ दिन उपवास करते हैं या कुछ और कर लेते हैं, भोजन ठीक से नहीं करते, तब प्रोटीन टूटना शुरू होता है। ठीक है जी।
अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखो सेंटर में लिखे हैं, मतलब मेन है ये। किसके लिए भैया? ये जो घटना घटने वाला है एनर्जी सप्लाई वाला, उसके लिए मेन जो है आपका रॉ मटेरियल वो कौन है? ग्लूकोज और शुगर है। जो कहां से आएगा? कार्बोहाइड्रेट से आएगा, स्टार्च से, ग्लाइकोजन से। वो कार्बोहाइड्रेट हो गए और वो टूट के क्या देंगे आपको? ग्लूकोज देंगे या दूसरे शुगर देंगे। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है? देखो तो, ठीक है, आ रहा है? आगे आते हैं। अब ये ग्लूकोज या शुगर जो है ना आपके कहां जाएंगे? साइटोप्लाज्म में जाएंगे। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उनका दो फेट होने वाला है, दो भविष्य हो सकता है। पहला तो अगर यूज से ज्यादा हो तो क्या होंगे? जमा हो जाएंगे ग्लाइकोजन के रूप में। अगर वो यूज से कम हो, मतलब सामान्य रूप में हो, माने यूज के लायक हो, तब क्या होंगे? वो घुस जाएंगे सीधे ग्लाइकोलिसिस में और कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलिसिस जो है ना सामान्यतः शुरू होता है ग्लूकोज से, ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज के रूप में ही सब कन्वर्ट होंगे। दूसरे जो शुगर होंगे वो भी कन्वर्ट किसमें होंगे? ग्लूकोज में, और तब घुस जाएंगे किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। और पायरुविक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे कहां पर? आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से जो है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाते जाते तक एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म का जो बाउंड्री वाल है वहीं पर जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। हम रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज या शुगर जो आपका बना कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। उसका दो फेट होने वाला है। पहला फेट क्या था? या तो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, और ये दो जगह होता है, ग्लाइकोजन भी दो जगह इकट्ठा होता है, लीवर में और आपके कहां पर? मसल सेल में, लीवर सेल में और मसल सेल्स में। इसलिए ज्यादा आप खाते हो तो एक मिनट रुको बाबू, बंद करो। किसके बारे में कर रहे थे कि किसका क्या फेट होने वाला है? तो देखो प्रोटीन का फेट क्या था? अमीनो एसिड के रूप में टूटने वाला था डाइजेशन में। कार्बोहाइड्रेट ये यहां तक हो गया। कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लूकोज और शुगर में टूटने वाला था। अब ग्लूकोज जो है शुगर के रूप में जो टूटने वाला था उसका क्या होने वाला है? ग्लूकोज के रूप में और शुगर के रूप में टूटने वाला था जो आपका कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होने वाला है? तो ये जो है दो रूप में आपका यूज हुआ। ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो गया अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज या दूसरे शुगर है, सिंपल शुगर। तो अब ये ग्लाइकोजन कहां बनेगा भैया? तो आपको हम बताएं कि ग्लाइकोजन जो है आपके बॉडी में दो जगह पर मुख्यतः जमा होते हैं। एक तो आपके मसल सेल्स में जमा होंगे और दूसरा जो है ना आपका लीवर सेल में जमा होगा। तो ग्लाइकोजन जो है ना दो जगह स्टोर होगा, आपका लीवर में स्टोर होगा और क्या होगा? मसल्स में स्टोर होगा। अगर आपको फिर से कमी हो गया, आप भोजन वगैरह नहीं किए या ग्लूकोज वगैरह का कमी हो गया, तो फिर ग्लाइकोजन जो है ना वापस ग्लूकोज में टूटेगा और आपको इस रूप में ग्लाइकोलिसिस वगैरह करने में मदद करेगा। ये जो दूसरा फेट था जिसमें ग्लूकोज जो है ना मुख्यतः आपका एनर्जी सोर्स के रूप में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में, पायरुविक एसिड में। ये सारा का सारा घटना कहाँ घट रहा था? साइटोप्लाज्म में घट रहा था, आपको बता रहे हैं। पायरुविक एसिड जो है ना कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और वो अंततः चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा। क्रेब्स साइकिल का ये जो पूरा घटना है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। देखो ये जो आपका है हल्का ब्लू रंग का जो नजर आ रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का बात है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर दो तीन घटनाएं तो आराम से घटता है। एक है क्रेब्स साइकिल और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो भी आपका एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में आया या प्रोटीन का जो इधर का हिस्सा आया वो आपका घूमता है यहाँ पर, लेकिन उस यहाँ पर जाने के पहले हम फैट को भी समाप्त कर दें। ठीक है, फैट जो है, जो भी आप फैट खाओ, चाहे एनिमल फैट खाओ या फिर जो है ना आपका प्लांट फैट खाओ, वो सारा का सारा जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपका जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर वो आपका डाइजेस्ट अगर होगा तो ग्लिसरॉल के रूप में और फैटी एसिड्स के रूप में। उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन होता है, वो ब्लड में जाएंगे। ब्लड के थ्रू कहां चले जाएंगे? ये रियली में देखो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका ब्लड से ज्यादा सबसे अच्छा रहेगा कहना कि ब्लड के आप पढ़े होंगे शायद, थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो लिम्फ पढ़े होंगे, ब्लड लिम्फ पढ़े होंगे। तो लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ ही रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्टिव फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
लेकिन चूंकि हम लिम्फ यहाँ इसलिए नहीं बोलना चाह रहे थे कि फिर एक नया शब्द आपके लिए आ जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना, 10th में भी पढ़ना था, पिछले क्लास में भी पढ़ने थे। तो खैर ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो होता है सीधे आपका ब्लड में हो जाता है ना। लेकिन फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टिव फैट का, किस रूप में? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के रूप में, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से या एलिमेंट्री कैनाल से मुख्यतः होता है लिम्फ में। लिम्फ जो है ना आपका मिल्की व्हाइट कुछ स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है, लिक्विड होता है जो ब्लड से बनता है और फिर ब्लड में ही चला जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको ब्लड का बहुत बोल रहे थे। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब आपके जब सेल के अंदर जाएगा तो पहला चांस है कि इन दोनों को मिलाकर जो भी आपका फैट जरूरी है एनिमल को वो बना लेगा, ठीक है, अपना उपयोगी फैट बना लेगा। और दूसरा चांस है कि ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के रूप ग्लूकोज के रूप में और उसको उतार देगा किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। फिर तीसरा जो चांस है वो फैटी एसिड जो बचा उसको एसिटाइल कोएंजाइम में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है और वो आपका क्रेब साइकिल में चला जाएगा। ये हो गया फैट का भी बात। तो सबका हम 3-4 प्रोसेस बता दिए और 3-4 फेट बता दिए डाइजेशन के होने के बाद, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो अपना जो है ना बीच में अपना पुश भी ले सकते हैं। अब आइए, अब ये सारा का सारा क्रेब साइकिल में हम घुस गए थे। क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ था? सेल के साइटोप्लाज्म में था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होने पर क्या होता है? दो चीज यहाँ से निकलता है, दो जो है ना इसका आपका निकलता है, दो यहाँ से मॉलिक्यूल्स के रूप में निकलता है, या दो आपका इसका क्या है प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। एक CO2 है और दूसरा क्या है? H, हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन जो है वो आपका H+ के रूप में निकलता है और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलता है, इसलिए यहाँ पर केवल H दिखा रहे हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटीन का एक श्रृंखला होता है, उसके थ्रू मूव करता है और हाइड्रोजन जो है वो भी H+ के रूप में मूव करता है। दोनों को अंततः ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाता है। एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन शायद आप जानते होंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है यहीं पर रुक जाता है आपका, कहाँ पर? ग्लाइकोलिसिस वाले मतलब सेकेंड स्टेज में ही रुक जाता है। लेकिन हम जब एरोबिक रिस्पायरेशन में जाते हैं, जो कि जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, देखो रेट दिए हुए हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ये एसिटाइल कोएंजाइम वगैरह घुसेंगे ही नहीं, ठीक है, इधर ही सिमट जाएंगे। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में घुसे हैं तो ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन क्या करता है भैया? तो इधर से जो हाइड्रोजन आ रहा था किधर से आ रहा था? क्रेब साइकिल से। और क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन आ रहा था, किसके थ्रू? तो वो जो प्रोटीन के चेन होते हैं, श्रृंखला होता है माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार पर, उसके थ्रू। अब वो आ जाते हैं कहाँ पर? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बना देते हैं। तो ये जो है ना अंतिम प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर किसका? क्रेब साइकिल का। और इसी के दौरान ये जो मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी जो है, चूंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत बड़ा एक रिएक्शन हुआ क्रेब साइकिल का, और इसके बाद हाइड्रोजन जो निकला था और इलेक्ट्रॉन वो काफी एनर्जेटिक था, वो अपने एनर्जी को छोड़ते हैं और एनर्जी को छोड़ते हैं तो वहां पर ATP बनता है और ATP जो है वो वर्क के समय, काम के समय उपयोग होता है, वो आपका एनर्जी देता है और हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक क्या है ये? देखिए PI लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्रोटीन मत पढ़ दीजिएगा। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट जाता है और फिर से जो है ना एनर्जी लेके किसका भाई? क्रेब साइकिल वगैरह का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का या ETS जिसको बोलते हैं उसका लेके फिर से ATP में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या कर रहा है? देखो वो आपका बनेगा किसमें? रिस्पायरेशन में, और काम के समय उसका यूज होगा एनर्जी का, और ये फिर से आपका ऐसे ही टूटते रहेंगे बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे बनते रहेंगे, ये प्रोसेस बार बार हो रहा है। यहाँ पर आप देखो कुछ जो आपके लाइन जो दिए हैं हम लोग, वो आपके शायद आपको रंग ठीक से नजर आ रहा हो तो नजर आ रहा होगा, कुछ ब्लू से है और कुछ जो है ना डार्क कलर का है। इसमें जो ब्लू से सॉरी जो आपके डार्क कलर का है और कुछ उजला है, व्हाइट है, सॉरी सर, जो आपका डार्क कलर का नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखो प्रोटीन बन रहा है अमीनो एसिड से, डार्क है,
यहाँ पर देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्या बन रहा है, फैट बन रहा है, ये भी डार्क है, ये बगल वाले देख लो सब व्हाइट है। यहाँ पर आ जाओ, ग्लूकोज और शुगर है, उससे दोनों तरफ एरो लिए हैं, एक तरफ का एरो जो है ना वो आपका कैसा है, व्हाइट है, जबकि दूसरे तरफ का एरो देख लो डार्क है। तो जो आपका डार्क से रिप्रेजेंट किए हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो अर्थात ग्लूकोज से या दूसरे शुगर के मिलने से ग्लाइकोजन का बनना, ये क्या है, एनाबॉलिज्म है। जबकि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में घुसना क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये सब देख लीजिए, ये सब कैटाबॉलिक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए डार्क है, डार्क बना है ना, ऑक्सीजन जो है ना जुड़ रहा है और H2O बना रहा है, इधर देखिए व्हाइट है सब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा डार्क है कौन सा व्हाइट है। यहाँ भी देख लीजिए ये डार्क है, मतलब एटीपी और एडीपी और क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। और यहाँ पर देखिए एटीपी जो है ना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल रहा है, हीट और एनर्जी दे रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कैटाबॉलिक। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? हाँ, तो पहला में क्या था, डाइजेशन होता है, कहाँ होता है, गट में। दूसरा स्टेप में क्या बताया, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना आपका इंटरमीडिएट्स बनाए जाते हैं, कहाँ पर, टिश्यू सेल के अंदर। और तीसरा जो था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। ऑक्सीडेटिव का मतलब, ऑक्सीडेटिव ऐसे भी पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टूटना। ऑक्सीडेटिव जो है ना ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में टिश्यू सेल के अंदर। कोई दिक्कत है? तो ये आपको हम 2-3 चीज बता दिए। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू किए थे, उसमें फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म क्या था उसको बताए। हाँ, उसमें हम लोग को जो पढ़ना था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन था उसको बताए, और उसी को जो है ना यहाँ पर क्या किए, क्लियर कर दिए। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब बात हम करेंगे आगे बढ़ते, अब आते हैं डाइजेशन पर, ठीक है। तो डाइजेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़े अभी कि डाइजेशन जो है उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है। तो आपको वहां पर देखना, लास्ट में लिखे थे, आप लोग सब जो है स्क्रीनशॉट लेते जाना। जो आपका इसका लिए जिम्मेवार जो था वो 2 चीज था, एक तो एलिमेंट्री कैनाल था और दूसरा जो था वो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे, ठीक है, या एसेसरी आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे। कौन कौन क्या क्या है उसको हम अलग से देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट, या जिसको बोल रहे हैं गट बोल रहे हैं, इसी को हम लोग डाइजेस्टिव ट्यूब भी बोलते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, लंबा होता है, क्वाइल्ड होता है, मस्कुलर मसल्स का बना होता है, इसमें बोन नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका डायमीटर वेरिंग होता है, बदलता है। ये आपका माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। मतलब रियली में अगर ये बोलो तो आपके बॉडी का अंदर का पार्ट नहीं है, एक तरह से बाहर का पार्ट हो जाता है। कैसे, बाहर ये खुला है माउथ से, और अंदर जो है ना, अंदर में कहीं भी इसका कोई ओपनिंग नहीं है, डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है बॉडी के अंदर। ये एंटीरियर पार्ट से शुरू हुआ है और पोस्टीरियर पार्ट में समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। एंटीरियर जो आपका देखो, एंटीरियर जो ओपनिंग है यहाँ पर उसको माउथ बोल रहे हैं, और पोस्टीरियर जो ओपनिंग है उसको एनस बोल रहे हैं। इसके बीच में कहीं भी कोई ओपनिंग इसका डायरेक्ट बॉडी के साथ नहीं है, अर्थात ये कह सकते हो कि ये बॉडी के बाहर का बात हो जाता है एक तरह से, है ना। ये बॉडी के संपर्क में अंदर से है ही नहीं, कहीं पर कोई छेद ही नहीं है इसका बॉडी के साथ, कोई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में इससे आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करते हैं लेंथ कितना होता है इसका। लेंथ करीब 6 से 9 मीटर होता है। कुछ लोग इसको 7 मीटर लिख देते हैं, कुछ लोग 5 मीटर, सॉरी 6 मीटर से नीचे मत लिखिएगा। हाँ, कुछ लोग इसको 8 मीटर लिख देते हैं, लेकिन रियली में अगर आप कहो तो 9 मीटर होता है। ये करीब 30 फीट होता है। कौन, आपका डाइजेस्टिव ट्यूब का, ये ऑथेंटिक आपका जो है ना आंकड़ा है। आप बोलोगे सर ये 9 मीटर क्यों बोल रहे हो? तो देखो, कोई लिविंग पर्सन अगर है, जिंदा, जैसे हम लोग हैं अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोग में थोड़ा छोटा होगा, 9 मीटर से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। जबकि हम लोग अगर, हम ही लोग में से कोई अगर ना हो के ऐसा कुछ हो, मर जाते हैं, कैडवर समझते हैं ना, कैडवर जो मतलब होता है डेड बॉडी, अगर कोई मर जाते हैं तो उसमें जो है ना इसका साइज क्या होता है, 9 मीटर हो जाता है। अर्थात हम लोग में ये आपका छोटा होता है, कंसिडरेबली शॉर्टर होता है। किसमें, जो जिंदा होते हैं, एडल्ट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, छोटे बच्चों का बात नहीं कर रहे हैं। 9 मीटर होता है, छोटे बच्चों में नहीं बोलेंगे, बड़े बच्चों में, मतलब हम लोगों में बात कर रहे हैं 9 मीटर का।
कब? जब हम मरे हुए होंगे, बॉडी डेड बॉडी के रूप में होंगे। लेकिन जब हम जिंदा रहते हैं तो ये कुछ छोटा होता है उसके तुलना में, 9 मीटर के तुलना में। क्यों छोटा होता है भाई? तो उसमें मसल टोन होता है। आप अगर जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जानते होंगे, तो ये जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या ट्यूब है, या जिसको गट बोल रहे थे, गट के अंदर क्या होता है, मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, ठीक है, कभी कहीं का, कभी कहीं का। इसलिए इसका साइज क्या होता है, छोटा बना रहता है जब हम जिंदा रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिंदा व्यक्ति में इसका साइज छोटा होता है, जबकि जो व्यक्ति मर जाता है उसमें इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम बड़ा साइज है 9 मीटर। कोई दिक्कत? अब आते हैं नोट में। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो फूड मटेरियल आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है वो रियली में बॉडी के बाहर है। क्यों भाई? टेक्निकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आपको बताएं कि कैनाल जो होता है, गट जो होता है, वो बाहरी इन्वायरमेंट में खुला होता है, अंदर बॉडी के अंदर तो खुलता ही नहीं है। दोनों के दोनों इन को इसका देख लो, चाहे माउथ का बात करो चाहे एनस का बात करो, वो सब के सब बॉडी के बाहर के सतह पर खुलते हैं, बॉडी के अंदर कोई नहीं खुलता है। अर्थात फूड मटेरियल रियली में कभी भी हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है डायरेक्ट वे में। वो क्या होता है, बाहर ही एब्जॉर्ब होके अंदर चला जाता है। इसलिए प्रकृति जो है ना बहुत समझदार है। प्रकृति जो है ना कोई भी बाहरी पदार्थ को आपके बॉडी के अंदर नहीं डालना चाहती सीधे। क्यों? अगर वो जाएगा तो वहां पर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन, और आपका जो है ना समस्या आपके बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। उससे बचाने के लिए इसको क्या करती है, एक अलग ही ट्यूब में रखती है ताकि ये एब्जॉर्ब होके आपके बॉडी के पार्ट्स के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में बदल जाए, तब आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करे, सीधे फिजिकली रूप में प्रवेश न करे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एक बात आएगा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स किसको कहते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एसेसरी जो डाइजेस्टिव आपके ऑर्गन्स होते हैं उसको हम एसेसरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसको उसमें आपका कौन कौन सा आता है? तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आपका कम से कम जो है ना 3-4 पार्ट्स तो आराम से रख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, एसेसरी जो डाइजेस्टिव आपके ऑर्गन्स हैं वो कौन है? टीथ है, टंग है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है। टीथ ध्यान रखिएगा, टंग है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, और आपका लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। लार्ज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें ध्यान रखना है क्या बाबू? हाँ, ये ठीक। हाँ, तो ये जो है ना, ये ध्यान रखिएगा। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब लोग जो है ना यही समझते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है इसका मतलब खाली क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल देते हैं। नहीं, जो सीधे तौर पर डाइजेशन में शामिल न हो उसको बोलते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसे टीथ, टंग, गॉल ब्लैडर और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं बड़े बड़े, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। लीवर, पैंक्रियाज वगैरह, सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह। अब है गट जो होता है उसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। गट जो होता है उसमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। पहला है माउथ, सबसे एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है। दूसरा है वेस्टिब्यूल, तीसरा है बकल कैविटी, फोर्थ है फेरिंक्स, फिफ्थ है ओसोफेगस, सिक्स्थ है स्टोमक, सेवेंथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और एट है लार्ज इंटेस्टाइन, और नाइन्थ है एनस। ये जो है ना ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। इसमें लीवर वगैरह हम नहीं लिखे, लीवर वगैरह जो है ना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लीवर वगैरह जो है वो आपका कहाँ आता है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिगर का, कहाँ पर क्या होता है। देखो फिगर में देखो, सबसे इंटीरियर मोस्ट ये जो ओपनिंग है जो आपके किससे से, आपका जो ओठ जिसको बोल रहे हैं, हाँ,
इससे जो ढके हुए हैं दोनों ओर से, ऊपर अपर लिप और लोअर लिप जो है, जिसको लिप बोल रहे हैं ना अंग्रेजी में, तो इससे आपका जो ढका हुआ एक स्लिट है, तिरछा जो है ना आपका ओपनिंग है, इसी को माउथ बोलते हैं। तो इस ओपनिंग को माउथ बोल रहे हैं। इसके अंदर में एक बड़ा सा कैविटी होता है, जिसमें आपका चीक के अंदर है, हाँ, जिसमें आपका क्या क्या है भाई, तो आपका जो है जीभ है, टंग है, और सैलिवरी जो है ना ग्लैंड्स इसी में खुल रहे हैं। तो ये जो आपका बड़ा सा कैविटी है, इस कैविटी का नाम है ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में आ जाओ, तो देखो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। ये क्या, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या है, ये क्या है, तुम देखो सैलिवरी ग्लैंड का थोड़ा सा बात कर रहे थे। थोड़ा सा आप सैलिवरी ग्लैंड पर आ जाओ, तो सैलिवरी ग्लैंड्स पे हमको एक दो बात इंपॉर्टेंट है जो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड जो है कितना पेयर होता है, 3 पेयर्स होता है। ठीक है, एक पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा पेयर है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबसे पहले हम पैरोटिड ग्लैंड का बात करते हैं। सबसे बड़ा ग्लैंड है आपका ये, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है किसमें, सैलिवरी ग्लैंड में, पूरे बॉडी में नहीं बोल रहे हैं। सैलिवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, और दोनों साइड में होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पर आ जाओ, तो हम बात आपको करना चाहेंगे। आप लोग अपने आवाज को बंद कर लेते तो अच्छा रहता। आप बार बार अपने आवाज को जो है ना आप ऑन कर ले रहे हो, ये ठीक नहीं है भाई। हाँ, आप अपने आवाज को बंद कर लो, अच्छा रहता। में सैलिवरी ग्लैंड जो है उसमें क्या था, 3 था। एक पैरोटिड, देखो कान के जस्ट नीचे यहाँ पर इस रीजन में, हाँ, ये सबसे बड़ा आपका क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। कौन, पैरोटिड ग्लैंड। दोनों साइड में हो गया, लेफ्ट में भी और एक राइट में भी, तो 1 पेयर हो गया। दूसरा है सबलिंगुअल, जैसा कि नाम है, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब नीचे, सब मतलब नीचे, लिंगुआ मतलब होता है जीभ, तो जीभ के नीचे ग्लैंड है ना, तो ये आपका जीभ के नीचे हो गया। थोड़ा सा हमको यहाँ पर वीडियो खोल दो, क्या, ये कान का नीचे का यहाँ का ये जो पोर्शन है, ये है आपका क्या, पैरोटिड। तो एक लेफ्ट में हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। तो एक राइट हो गया और एक क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इसलिए ये जो है ना सबसे बड़ा ग्लैंड है आपका, किसमें, सैलिवरी ग्लैंड में। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये रीजन में है ना, जीभ के जस्ट नीचे, दोनों साइड में देखो, दोनों तरफ से उंगली दे रहे हैं हम, दाहिने साइड से भी और बाएं साइड से भी। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका है ग्लैंड जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ऐसे यहाँ पर होता है सबलिंगुअल, ये थोड़ा आपका छोटा होता है पैरोटिड से। तो पैरोटिड से सेकेंड नंबर पर कौन आ गया, सबलिंगुअल ग्लैंड आ गया। अब तीसरा जो ग्लैंड है उसका नाम है सबमैंडिबुलर। यहां पर देखो, ये जहां पर दोनों जबड़ा मिल रहा है आपके साथ, ये रीजन, ये जो रीजन है, यहां पर जो है ना, यहां पर जो ग्लैंड है इसका नाम है आपका मैंडिबुलर ग्लैंड। आपके मन में कि सब नाम इसका सब मैंडिबुलर क्यों बोल रहे हैं, शायद आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम जानेंगे। ये जो है ना, ये आपका लीप है, लीप के अंदर जाओ तो देखना एक बोनी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैक्सिली बोन। ये है अपर जा बोलते, अपर जा का जो बोन है, हड्डी है, उसका नाम है मैक्सिली। और ये देखो नीचे में भी जबड़ा है, ये जबड़ा जा बोन जिसको बोल रहे हैं, इसका बोन को, ये जो जबड़ा बोन है ना, इसका नाम है क्या, मैंडिबल। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर है सब मैंडिबुलर, लोअर जाके जहां पर जाके मिल रहा है ना अपर जा के साथ जंक्शन पर, वहां पर जो है आपका, उसका नाम है सब मैंडिबुलर। ठीक है, तो सब मैंडिबुलर भी हो गया क्लियर। और अब देखना कई बार ये जो है ना पैरोटिड हमेशा सिक्रीशन नहीं देता है, ठीक है, सब मैंडिबुलर देता रहता है, ये सब थोड़ा देता रहता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। फिलहाल हम यहाँ पर आ रहे थे पैरोटिड के बारे में। कई बार आप देखना किसी बच्चे को जोर से चाटा लगाया जाए, यहाँ पर गाल में जो है ना एक चाटा जोर से लगाया जाए तो उसके मुंह से लार गिरने लगता है। छोटा बच्चे को देखना, कई अभी तो हम देख रहे हैं, कई जो है ना लोग हम पर भी जो है ना भेज दिए हैं वो वैसा व्हाट्सएप में, कि एक छोटा बच्ची है, उसको जो ना उसकी माँ जो सो माँ है या कोई टीचर है, उसको पढ़ा रहा है और ठोक रहा है उसको थोड़ा सा,
बेचारी 2 में अटक रही थी, 2 जो है ना उसको बोलने में वो कभी 5 बोल रही है, कभी 3 बोल रही है, उसको ठोकी है, कस के चट्टा मारी है, तो मुंह से देखना लार गिरने लगता है बच्चों का, है ना। ये जो स्पुटम जो गिरता है ना, थूक जो गिरता है ना मुंह से मारने के बाद, तो ये किसके कारण गिरता है? जब हम चाटा मारते हैं तो यहाँ पर पैरोटिड के रीजन में अगर चोट लगता है ना, तो क्या होता है, वो जो है ना सलाइवा तेजी से निकलने लगता है और आपका माउथ में आ जाता है और यहाँ से इसे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला बात एक और करते हैं। एक और रोग है, शायद आप जानते होंगे, मम्स, गलफुल्ली, है ना। गलफुल्ली का बात कर लेते थोड़ा सा, ऐसे तो पढ़ाएंगे सब डिटेल से, लेकिन अभी फिगर है सामने में तो स्पॉट करना ज्यादा आसान है और आपको भी समझने में आसानी होगा। मम्स या गलफुल्ली को थोड़ा सा समझ लो। सारे बच्चे जो है ना कंसंट्रेट होकर केवल सुनो, हाँ, कोशिश करेंगे हम कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये जो मम्स का या गलफुल्ली का जो बात हम कर रहे थे, उसमें आ जाओ। ये जो रीजन है जिसको हम क्या बोल रहे थे, पैरोटिड बोल रहे थे, ये जो रीजन को, ये रीजन जो है अगर वायरल इन्फेक्शन इसमें हो जाए तो इसी को हम लोग मम्स बोलते हैं, ये गलफुल्ली। ठीक है, ये जो गलफुल्ली होता है ना, आपको इसको हम लोग रियली में इसका उपाय क्या है भाई? तो आप जो है ना, वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा अपने से अगर छोड़ दोगे तो। और ये जान लेना कि एक बच्चे को अगर मम्स हो गया है, अगर उसके लार्स के कांटेक्ट में कोई बच्चा आएगा तो उसको भी होने का चांस है, उसके संपर्क में कोई बच्चा आएगा तो उसको भी होने का चांस है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है ये। ठीक है, तो आपको अभी हम मम्स के बारे में भी बता दिए, तो मम्स क्या है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ आ जाओ, फेरिंग्स है। फेरिंग्स कल भी हम फेरिंग्स के बारे में बताए थे, आगे फिर फेरिंग्स के बारे में हम देखेंगे। ये फेरिंग्स गला जहां पर शुरू हुआ है ना, जस्ट उसके ऊपर में देखो यहाँ पर है, जहां पर इधर से आगे से आया है बकल कैविटी, और इधर से देखो, इधर ऊपर से आया है नेजल ट्यूब। तो नेजल ट्यूब और बकल कैविटी जहां पर आकर जुड़ता है ना, जिस जगह पर आकर जुड़ता है ना, वो एक कोन नुमा रचना होता है ऐसे। ठीक है, कोन नुमा रचना होता है, उस रचना को ही हम क्या बोल रहे थे, उस रचना को ही फेरिंग्स बोल रहे हैं। फिगर से हम फिर बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर और जो है ना डिवीजन जो होता है उसको भी देखेंगे हम आगे के फिगर में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है रचना जो आपके पास है उसका नाम है ओसोफेगस। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका फूड पाइप कहलाता है। ओरल कैविटी को फूड पैसेज बोलते हैं, फूड का रास्ता बोलते हैं, लेकिन ओसोफेगस को हम फूड क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। ये आपका पीछे की तरफ है, देखो आगे की तरफ जो है ना, ये लैरिंग्स है, यहाँ पर लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया कहलाएगा आगे वाला पाइप, और ये जो पीछे में पाइप है ना, इसका नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस आगे गया है, ये देखिए, ये आपका चेस्ट रीजन है। चेस्ट रीजन और जो नीचे का आपका बेली का रीजन है, एब्डोमेन जिसको बोलते हैं, उन दोनों को एक आपका लेयर है जो अलग करता है, और उसका नाम क्या है, डायफ्राम, मस्कुलर लेयर है। यहां से ओसोफेगस जो है ना, डायफ्राम को छेद करता हुआ, मतलब उसको उससे पार होता हुआ चला जाता है आगे, एक बड़ा सा जो है ना भैटर में जाता है, चैम्बर में जाता है। उस भैटर या चैम्बर का नाम है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक जो है वो आपका स्टोमक जो है वो क्या करता है, फूड को टेम्पोररी स्टोर करता है। अब देखो स्टोमक जो है ये आपका बाएं साइड में है ना, थोड़ा बीच से बाएं साइड में है। अब यहां से आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कॉन्स्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्या हो गया है, थोड़ा सा पतला जैसा हो गया है, ये दबा हुआ जैसा कुछ है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड इलाका है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ बैंड जैसा, वो रबड़ बैंड जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, और वो जो रबड़ बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो बैंड के कारण ही ये क्या होता है, आपका यहाँ पर भोजन रुका रहता है 3 से 3.5-4 घंटे तक, पौने 4 घंटे तक भोजन जो है ना, जो खाते हो आप, वो 3 घंटे से ऊपर तक इसमें क्या रहता है, पड़ा रहता है। किसमें, आपका स्टोमक में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बैंड होता है जो उसको बंद करके रखता है। ये हो गया बाएं साइड में। दाएं साइड में आ जाओ, एक बड़ा सा करीब 1.5 किलो का एक और ऑर्गन है, 1.5 kg का, उसका नाम है लीवर। ये देख लो, ये जो होता है ना, ये आपका पिरामिडल टाइप का है। ठीक है, आपका ये जो आपका है, इसी से अलग एक हिस्सा है। कुछ लोग जो है ना इसको रख देते हैं लीवर में, लेकिन रियली में कहो तो गॉल ब्लैडर जो है ना लीवर से अलग माना जाता है। और ये जो गॉल ब्लैडर है
जिसको आप लोग पीत की थैली भी बोलते होंगे। अगर आप लोग मीट वगैरह खाते होंगे तो वहां पर देखना पीत एक छोटा सा थैली में होता है, उसको अलग करना पड़ता है। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया। तो लीवर है, उसके जस्ट नीचे में एक छोटा सा जो है ना वो पाउच है जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर है। एक और चीज हमको थोड़ा सा दिखाना था स्प्लीन के बारे में यहाँ से, है ना। देखो ये जो आपका स्टोमक है उससे जस्ट बाएं में स्प्लीन है। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो फिर आगे तो हम पढ़ेंगे। स्प्लीन के बारे में फिलहाल अभी आप समझ लो, इसको हम लोग हमारे बॉडी का ब्लड बैंक बोलते हैं। मतलब आपका अगर आरबीसी ज्यादा मात्रा में होगा तो यहीं पर इकट्ठा रहता है, ठीक है, ब्लड बैंक है। अगर कम हो जाएगा आपके ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन आरबीसी की, तो यहां से निकल के जाता है। इसी को हम लोग ब्लड का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड कब का मतलब सबसे ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन आपके शरीर में अगर किसी ऑर्गन में होता है तो उसका नाम है स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन कहाँ हो गया आपका, ये जो स्टोमक था, स्टोमक के जस्ट बाएं साइड में, क्या आपका नीचे की तरफ पोस्टीरियर साइड में लेफ्ट है, लेफ्ट पोस्टीरियर में है ये, ठीक है। इसका काम क्या था, ये ब्लड बैंक का काम करता है। यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन अब चूंकि है फिगर तो आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है जी। अब स्प्लीन कोई पूछेगा तो आराम से बता देना, स्टोमक के जस्ट नीचे में बाएं साइड में है ये, ठीक है। ये आपका लीवर भी बता दिए दाहिने साइड में, एब्डोमेन के जो है ना, एब्डोमेन में दाहिने साइड में, जस्ट आपका कहां पर, तो आपका जो चेस्ट रीजन है उसके जस्ट नीचे, ठीक है। ये रीजन जो है ना, ये दाहिना साइड है, ये लीवर का है ना, ध्यान रखना है। और इधर का जो साइड है इसको हम क्या बोले थे, स्टोमक बोले थे। अब खड़ा होके भी आपको जो है ना आपको बता देंगे, पहले भी फिगर है हमारे सामने में तो उससे बात कर लेते हैं। अब उससे नीचे आओ, स्टोमक जो है ना कहाँ पर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसमें स्टोमक आपका खुलता है उसका नाम है डिओडिनम, ठीक है। डिओडिनम जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जिसमें आकर कौन खुलता है, स्टोमक खुलता है। डिओडिनम जो है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है ना हिस्सा है। इस मामले में ये महत्वपूर्ण है भाई कि सबसे ज्यादा डाइजेशन अगर कहीं पर होता है तो डिओडिनम पर ही होता है। सबसे एक्टिव, मोस्ट एक्टिव साइट अगर डाइजेशन के लिए है तो छोटा सा हिस्सा है डिओडिनम, यही सबसे महत्वपूर्ण साइट है। क्यों भाई, तो यहीं पर आकर खुलता है कौन, लीवर का जो है ना, ये जो आपका गॉल ब्लैडर वगैरह का जो है नली आके यहीं पर खुलता है, किसमें, डिओडिनम में। और देखो एक नीचे में यहाँ पर दबा हुआ कुछ नजर आ रहा है, ये स्टोमक था, स्टोमक के और नीचे देखिए ये जो आपका लार्ज साइड नजर आ रहा है उसके बीच में कुछ पीला जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपका पैनक्रियाज है, ठीक है। तो पैनक्रियाज भी इसी में खुलता है। और तो और डिओडिनम जो है उसके दीवार पर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इनसे सकस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस निकलता है। तो यहाँ पर जो तीन विशेष प्रकार के ग्लैंड का सिक्रीशन आ रहा है। एक तो लीवर का आ रहा है, दूसरा पैनक्रियाज का आ रहा है, और तीसरा किसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं इंटेस्टाइन की दीवार पर, मतलब इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं उनका भी यहाँ पर सिक्रीशन आता है। किसमें भैया, डिओडिनम में। इसलिए डिओडिनम बहुत महत्वपूर्ण है डाइजेशन के लिए, मोस्ट एक्टिव साइट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर गट। नाउ आगे बढ़ते, आगे जब बढ़ो, डिओडिनम आगे जब आता है तो नली है ढेर सारा, देखो ये आपका क्या है, उलझा हुआ नली जैसा है, इसको बोलते हैं जेजुनम, ठीक है, और इलियम। तो ये जो जेजुनम है, ऊपर का जो पोर्शन है उसका नाम है जेजुनम, और नीचे का जो पोर्शन है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड बताता है वो है आपका इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटा गया। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोल रहे हैं, डिओडिनम, छोटा सा होता है पार्ट। उसके बाद बहुत बड़ा इलाका है किसका, जेजुनम का, और एक और हिस्सा है नीचे का जो हिस्सा है ये जो नजर आ रहा है आपका, इसका नाम है क्या, इलियम, ठीक है। अब इधर से आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें हम आगे बढ़े तो समझ लो लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत कहां से हो रही है भैया, तो जहां पर आपका ये जो इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था, ये जहां पर समाप्त होगा वहां से लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होगी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो अगला पोर्शन है
सबसे जो है ना एंटीरियर मोस्ट पार्ट अगर इसको बोले तो वो है सीकम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, CAECUM सीकम भी लिख सकते हो, CECUM सीकम। अमेरिकन और जो ब्रिटिश आपका अंग्रेजी है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीकम आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो खैर ये सीकम है, ठीक है, ये सीकम है। सीकम जो है ना आपका किसका, लार्ज स्ट्रैंड का वो पार्ट है जिसमें आकर स्मॉल स्ट्रैंड का कौन खुल रहा था, इलियम खुल रहा था। ठीक है भाई। अब देखो जहां पर आकर इसमें इलियम मिला है किसके साथ, लार्ज स्ट्रैंड के साथ, नीचे में देखो एक छोटा सा जो है ना वो आपका क्रीमी जैसा है कुछ, इसको बोलते हम क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। तो कई बार लोग जो है ना बोल देते हैं कि हमको अपेंडिक्स हो गया है, तो अपेंडिक्स हो गया ये बोलना ठीक नहीं है यार। आप क्या बोलो, अपेंडिसाइटिस हो गया है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सब में होता है, हम में, आप में, सब में है अपेंडिक्स, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए और ये इसमें सूजन हो जाए, ये लाल हो जाए, इसमें दर्द हो, इसमें जलन हो, तो इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस एक रोग है और अपेंडिक्स क्या है भैया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि ये काम क्या करता था, भैया अभी तो कोई काम नहीं करता है। जब हम लोग जो है ना, हम लोग क्या करते थे, बिना भुना हुआ या कच्चा जो है ना साग खाते थे, मतलब पत्ती वाला जो है ना भोजन करते थे पौधों का, तो वो जो है ना उसको ये डाइजेस्ट करता था। तो इसका डाइजेस्ट, ये जो है ना इसका रोल था डाइजेशन करने में, किसका, तो आपका वो जो प्लांट होता है पार्ट, उसको डाइजेस्ट करने में। उसके बाद आ जाओ, ये सीकम हो गया। सीकम से ऊपर ऐसे चढ़ो, तो सीकम से जब ऊपर ऐसे चल रहे हैं लार्ज स्ट्रैंड में, देख रहे हो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका आपका धीरे धीरे डायमीटर कम होता जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डायमीटर अगर लार्ज स्ट्रैंड में कहीं होता है तो किसका होता है, सीकम का होता है। अब ऊपर जा रहे हैं तो डायमीटर कम होता जा रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं ऐसे, ये जो चढ़ने का इलाका है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ठीक है। पहला हो गया कौन, सीकम, लार्ज स्ट्रैंड का पार्ट में आप आ रहे हैं हम। तो लार्ज स्ट्रैंड के पार्ट में जो है ना सबसे पहला हिस्सा कौन हो गया, सीकम। उसके बाद दूसरा हिस्सा कौन हो गया, असेंडिंग कोलोन। अब देखो ये है, देखो स्टोमक के नीचे, ये देखो फिर चढ़ के ऐसे घूम गया ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। सबसे बड़ा पार्ट है ये, आपके लार्ज स्ट्रैंड का सबसे बड़ा हिस्सा है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन देखिए फिर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन के बाद, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। तो यहां से फिर चल रहे हैं सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। यहां पर आइए, ये देखिए यहाँ पर मुड़ा हुआ है कुछ एस आकार में ना, यहाँ पर कुछ घुमा हुआ है ऐसे। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। ये सिग्मॉइड कोलोन है और ये सिग्मॉइड कोलोन जाके खुल रहा है किसमें, रेक्टम में। तो कितना हो गया पार्ट, आप देख लो, पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया असेंडिंग कोलोन, तीसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, चौथा हो गया डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, और पांचवा हो गया सिग्मॉइड कोलोन। ये आपका लार्ज स्ट्रैंड का पार्ट है और ये जाके खुला किसमें, रेक्टम में। रेक्टम जो है ना एनस के द्वारा या एनल पोर के द्वारा क्या हुआ, बाहर खुल गया, ठीक है। ये जो छेद है इसको बोलेंगे क्या, एनस। पोर को बोलेंगे एनस, और ये जो आपका ट्यूब है इसका नाम है एनल ट्यूब या एनल, ठीक है। तो ये तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ फिगर था जो हम डायग्रामेटिकल या कंप्यूटर के मदद से देखना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्केच डायग्राम। ये रियली में रफ डायग्राम है, हाँ, ऐसा हम इसको थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं रफ डायग्राम के रूप में कि आपको देख सके। देखो ये जो है ना माउथ था सबसे आगे में, माउथ से अंदर जब जाते हैं तो बकल कैविटी हो गया। अब देखो माउथ को, माउथ के अंदर जो बकल कैविटी था उसको अलग कर रहा है नेजल ट्यूब से। ऊपर में नेजल ट्यूब है, नीचे में बकल कैविटी है, उनको जो आपस में अलग कर रहा है इसको पैलेट कहते हैं। तो पैलेट क्या है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके बकल कैविटी को अलग करता है किससे, नेजल ट्यूब से, ठीक है। हम इस सब टोटल लिखा हुआ है, आगे आएंगे फिर से हम इसको दोबारा बताएंगे। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं कि एक बार आइडिया आ जाए, एलिमेंट्री आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो बकल कैविटी जो है उसको
अलग करता है किससे, नेजल ट्यूब से, उसको क्या बोलते, पैलेट बोलते। और आपके घर में या हम लोग की अपने भाषा में हम लोग उसको क्या बोलते, तालू बोलते हैं, तालू। तो तालू कोई पूछेगा तालू क्या है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तालू जो है ना, किसको बोले हम, बायोलॉजी में पैलेट को बोल रहे हैं, जो क्या करता है, नेजल ट्यूब को अलग करता है बकल कैविटी से। पैलेट भी जो है ना दो भाग में बटा हुआ है। आपका आगे में जो है ना आपका हार्ड पैलेट होता है और पीछे में सॉफ्ट पैलेट होता है, जिसमें से एक लटका हुआ होता है छोटा सा, जिसको इव्यूला बोलते हैं। तो ये सब हम आपको दिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे भी। उसके बाद आज जब आगे आए तो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स दो भाग में बट गया, आगे की तरफ लैरिंग्स हो गया और पीछे जो है ना ओसोफेगस हो गया। ये फिगर जो है ना एक नॉर्मलाइज फिगर है, रियल में ये फिगर नहीं, ये स्केच है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे केवल। ये स्टोमक है, स्टोमक में जो आके खुला है उसको कार्डिया कहते हैं। किसका, आपका ओसोफेगस का हिस्सा है जो आकर एक पोर खुला है, इसको कार्डिया बोलते हैं। ये स्टोमक है। स्टोमक जो है ना आपका आगे बढ़ता है तो यहाँ पर डियोडिनम था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया के लिए ऐसा बनाए हैं। ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा और बढ़िया बनाना चाहिए, लेकिन ये हम अगर बढ़िया बनाते तो फिर इतना क्लियर आपको दिखा नहीं पाते। ठीक है, ये पैनक्रियाज था बाएं साइड में, बाएं साइड में ये स्टोमक है। लीवर इधर देख लेते हैं, इसी में आपका क्या है, गॉल ब्लैडर वगैरह है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन था। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे किसमें खुला था, सीकम में। सीकम जो है ना आपका असेंडिंग कोलोन में, असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन में, और सिग्मोइड कोलोन किसमें, एनल कैविटी में या एनल में, एनल चैम्बर में। एनल चैम्बर बाहर की तरफ एनस से खुल जाता है। ये आपको एक स्केच डायग्राम था जो हम आपको दिखा रहे थे ऊपर में। ये जो फिगर है ये रियली में ओरिजिनल फिगर है, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो आपको सिंप्लीफाई करके हम दिखाना चाह रहे थे कि सिंप्लीफाई कर दो, एकदम फैला दो तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है सिंपल रूप में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बताए थे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कितने पार्ट्स हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट था उसका नाम था माउथ। ठीक है, माउथ था। अब हम माउथ का बात करते हैं। माउथ जो है वो आपका क्या है भाई, ट्रांसवर्स स्लिट है, अभी हम आपको फिगर से दिखाए थे, जो आपका एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है गट का। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका बाउंडेड है दो चीज से, एक तो आपका अपर लिप से और दूसरा जो है ना वो क्या है, लोअर लिप से। तो यहाँ पर लिखे हैं कि ये बाउंडेड होता है मूवेबल फ्लेसी अपर एंड लोअर लिप से। ठीक है, आपका जो लीफ होता है, चाहे अपर लीफ या लोअर लीफ, वो बना किसका होता है, स्किन का बना होता है। और उसका जो है ना म्यूकोसा, तो यहाँ पर देखो तो अपर और लोअर लीफ जो लिखे हैं ना उसमें कवर लिखे हैं स्किन से, है ना, और लाइन लिखे हैं म्यूकोसा से। इसका क्या मतलब है, तो देखो आपका जो ओठ है, ठीक है, नीचे आएगा भाई, भी करने दो ना, देखते हैं ना। हाँ, आपका ये जो ओठ है ना, ये ओठ जो है ना लीप, उसको थोड़ा पर उस पर थोड़ा सा आ रहा है। ये देखो, ये ऊपर से अगर जो लेयर है इसको कवरिंग लेयर बोलते हैं। कोई भी आपका रचना बायोलॉजी में मिलेगा ना, और कवरिंग का मतलब होगा क्या, ऊपर का लेयर, अपर लेयर, जिससे वो ढका हुआ है। जैसे गाड़ी आपकी है तो गाड़ी को आपने क्या किया, ऊपर से एक लेयर से डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, कवर किए हैं हम। लेकिन अगर गाड़ी में अंदर से कोई लेयर लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लाइनिंग बोलेंगे। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप ये जो ओठ है आपका, लीप जिसको बोल रहे, ये जो लीप है इसका जो ये जो रीजन है जिसमें आपका हेयर्स आ जाता है, ये क्या है, आपका स्किन है। लेकिन अंदर से देखो ये रीजन, ये जो अंदर का जो रीजन है, ये इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ओठ जो है, ओठ में बाहर से अगर बात करोगे तो किसका बना होता है भाई, वो आपका बाहर से स्किन रखता है, स्किन से कवर होता है। लेकिन अगर अंदर का बात करेंगे तो वो होता है किससे बना हुआ, वो आपका अंदर से अगर ढका हुआ का बात करें तो वो होता है इससे बना हुआ, किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये कैसे होगा छोटा,
म्यूकस मेम्ब्रेन, वो जो चिकना सा होता है ना उसको क्या बोल रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब हम आते हैं वेस्टिबुल का बात करते हैं। वेस्टिबुल क्या है? तो वेस्टिबुल जो है ना वो नैरो स्पेस है जो कि लीफ और चीक से बाहर से होता है ढका हुआ, और अंदर में जो है ना टीथ या गम से होता है ढका, वो माने क्या होता है, वो आपका बाउंडेड होता है। ये जो है ना ये अंत तक खुलता है किसमें, बकल कैविटी में। आपके मन में आ रहा होगा कि लीफ वाला जो है ना क्या बात है, उसको जरा सा देखें तो हम थोड़ा सा होगा कि वेस्टिबल क्या चीज है। तो वेस्टिबल के लिए जो है ना थोड़ा सा हम आपको फिर से हम बोल दे रहे हैं, जब दिमाग में आ जाना कि वेस्टिबल क्या है, तो ये जो आपका जो लीफ है और अंदर में आपका क्या नजर आ रहा है, दांत और मसूड़ा है ना, गम, उनके बीच का जो जगह है ना उन्हीं को हम क्या बोले, वेस्टिबल बोल रहे हैं। मतलब वेस्टिबल जो है, जो 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 खैनी लोग खाते हैं ना, वो खैनी खाने वाला जो उनका पोर्शन है बॉडी का, मतलब दांत मुंह का, उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, इसके लिए थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा पहले। हटाओ बाबू। तो माउथ हो गया आपका, ये ओपनिंग हो गया, वेस्टिबल हो गया, जो आपका टीथ, गम और आगे से कौन, लिप या चीक, उसके बीच का जो जगह था उसको बोल रहे थे। अब आते बकल कैविटी का, या ओरल कैविटी जिसको बोल रहे थे। ये जो बकल कैविटी या ओरल कैविटी होता है, ये लार्ज स्पेसियस कैविटी है जो कि पैलेट से घिरा होता है ऊपर से। अभी आपको बताए थे, तालू हम दिखाना चाह रहे थे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे। ये देखो ये पैलेट है, ऊपर से क्या हो गया, पैलेट से हो गया घिरा हुआ। ठीक है, नीचे साइड से क्या हो जाएगा, सो देख लेते हैं, आ जाइए। तो बकल कैविटी जो है ना वो आपका अपर से किसी से होता है भैया, पैलेट से। नीचे से किससे होता है, थ्रॉट से। और बगल से किससे होता है, दांत और जाल से, जबड़ा से। ठीक है, ये आपका घिरा होता है कौन, बकल कैविटी। इसमें पैलेट का बात कर रहे थे। पैलेट क्या है, हॉरिजॉन्टली क्या है, सेप्टम है जो कि सेपरेटिंग बकल कैविटी को सेपरेट करता है, फूड पैसेज को सेपरेट करता है किसके साथ, एयर पैसेज के साथ या नेजल ट्यूब के साथ। इसको दो भाग में बांटा जा सकता है, आपको हम यहाँ पर बताए थे, दो भाग में बांटा जा सकता है। देखो किसको आपका बांट रहा है, तो ये जो आपका नेजल ट्यूब है उससे बांट रहा है, बकल कैविटी को अलग कर रहा है। देखो दो भाग में बांट रहे हैं। एंटीरियर जो रीजन है ये हार्ड होता है, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, जबकि ये जो पोस्टीरियर रीजन है ये सॉफ्ट होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और इसी में आप मुंह फाड़ के देखोगे अंदर में तो आपको नजर आएगा, आप माउथ को अगर खोलोगे ना अंदर में ऐसे करके देखोगे तो आपको एक नजर आएगा स्ट्रक्चर, वो यूव्यूला है। ऐसे खोलिए और सामने देखिएगा तो एक लटका हुआ जैसा ऐसे कुछ आता है, छोटा सा लटका हुआ जैसा नजर आता है ऊपर से। वो जो लटका हुआ है ना उसको यूव्यूला बोलते हैं। कुछ लोग उसी को क्या समझ लेते हैं, टॉन्सिल समझ लेते हैं। नहीं भैया, वो टॉन्सिल नहीं है। टॉन्सिल जो है ना अलग चीज है, अलग बात करेंगे उसके बारे में हम अभी। टॉन्सिल जो है ना वो नहीं है, वो क्या है, यूव्यूला है। यूव्यूला किसका पार्ट है भैया, तो जो पैलेट था ना, पैलेट में जो सॉफ्ट पैलेट हम पढ़ रहे थे, सॉफ्ट पैलेट का जो मस्कुलर पोस्टीरियर पार्ट है वो आपका लटका होता है, छोटा सा एक टुकड़ा के रूप, एक जो है ना स्वेलन इलाका के रूप में, एरिया के रूप में, रचना के रूप में, उसको बोलते हैं यूव्यूला। यूव्यूला को ही भेलम पैलेटी भी बोलते हैं। एक कोनिकल होता है, त्रिभुजाकार है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये कहां से, सॉफ्ट पैलेट से आपका लटका होता है। अब आगे बढ़ते हम, बात करते हैं बकल कैविटी में अगला पॉइंट का। तो बकल कैविटी जो होता है उसमें दांत और टंग होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपका पैलेट खत्म हो गया, यूव्यूला खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम टीथ ऑफ मैमल्स का। ठीक है, टीथ ऑफ मैमल्स में सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो हम लोग का दांत होता है मैमल्स में, समझ लो ना, मैमल्स आपको कल भी बताए हैं हम। मैमल्स किसको बोलते हैं, जिसमें कम से कम 3-4 लक्षण एकदम दिमाग में रहे। पहला, शरीर पर बाल हो, है ना। अभी तो हम सर पर फेर रहे हैं, क्योंकि शरीर का बाल कैसे दिखाया जाएगा, है ना, ऐसे शरीर पर बाल हो सब। अगर जो भी आपका एनिमल मिले जिसके शरीर पर बाल हो, एक्सटर्नल सरफेस पर बाल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मैमल्स। हाँ, ये बाहरी कान हो, पिन्ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मैमल्स। जो बच्चों को जन्म देता है, जिसकी फीमेल जो है ना बच्चों को जन्म देती है, वो क्या कहलाएगा, मैमल्स। जो बच्चों को दूध पिलाता है वो क्या कहलाएगा, मैमल्स। मतलब जिसमें मेमरी ग्लैंड्स है वो क्या कहलाएगा, मैमल्स।
मैमरी ग्लैंड को रखने वाला को ही हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे टीथ ऑफ मैमल्स में। अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसमें लिखे थे डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपको बताया कि ये दोनों जबड़ों पर पाया जाता है। ठीक है, दोनों जबड़ों पर पाया जाता है। थोड़ा सा आप जबड़ों पर इसका सजावट को देख लेंगे, वो हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन ये बहुत है। आप जबड़ा पर अपना खोल के देख लेना। तो जबड़ा को अगर आप खोल के देखते हो ना तो इस तरह से दांत आपका अपर ये जा पर और लोअर जा इधर से हो जाएगा, लोअर जा पर सजा होता है। देखो हम लोग में जो दांत की संख्या जो स्थिति है उसको हम यहाँ पर दिखाए हैं। यहाँ पर देखो दो तरह के जो है ना वो आपका टीथ दिखाया जा रहा है। एक डेसिड्यूअस या मिल्क टीथ कहा जा रहा है और एक है परमानेंट टीथ। डेसिड्यूअस या मिल्क टीथ का मतलब होता है, डेसिड्यूअस मतलब जो झड़ जाने वाला है, पतझड़ जिसको बोल सकते हो, डेसिड्यूअस टीथ है। ठीक है, और दूसरा है क्या, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब है जो रहने वाला है। तो परमानेंट टीथ जो होता है ना वो आपका एडल्ट से बात करेंगे हम या फिर यंग से बात करेंगे, ज्यादा चलेगा यंग से बात करेंगे। जबकि बच्चों में जो है ना सामान्यतः अधिकांश दांत गिर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, उनमें डेसिड्यूअस टीथ का बात करते हैं। अब जरा सा नीचे से चलो परमानेंट टीथ से। देखो यहाँ पर ये जो आगे का जो नजर आ रहा है आपको, ये सामने से, इसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर जो है वो आपका काटने का काम करता है, कट में मदद करता है। तो सामने आपका जा में सामने से जो ये है दांत का रीजन, ये दांत जो है ना वो इंसीजर कहलाएगा। इसमें दांत जो आपका आता है इंसीजर वाला वो आपका देखो 7 साल में आता है करीब करीब। हाँ, उसके पहले के जो दांत होते हैं ना वो गिर जाते हैं। ये जो डेसिड्यूअस टीथ देख रहे हो वो आपके गिर जाने वाले हैं। तो करीब 6 साल तक में वो आपका खत्म हो जाने वाले हैं। 7वां साल जब आएगा तो आपका सामने से दांत आ जाता है ये। ठीक है, 2 दांत एकदम सामने से आएगा ये इंसीजर। उसके बाद उसके बगल वाले जो दोनों दांत हैं ये और ये लैटरल जो है आपका इंसीजर, ये दोनों 8वां साल में आने वाला है। हाँ, वो गिर के और आ जाएगा फिर। तो 4 हो गए ऊपर वाले जबड़े पर इंसीजर और 4 नीचे वाले जबड़े पर सामने से हो गए इंसीजर। ठीक है, अब आ जाओ उसके जस्ट बगल में। उसके जस्ट बगल में जो है ना आपका केनाइन है। ये जो केनाइन दांत है वो दांत करीब करीब कब आने वाला है भाई, तो करीब 11 वर्ष के समय उम्र होने पर आपका ये केनाइन दांत जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर में देखो 2 जो है ना आपका उभार है, कस्प, बाइकस्पिड इसलिए इसको बोल रहे हैं, 2 उभार है। हम सबको पढ़ेंगे आगे भी। तो प्रीमोलर जो है 2 आपका लेफ्ट साइड में, 2 आपका राइट साइड में। और ये जो केनाइन है वो 1 आपका लेफ्ट साइड में, 1 आपका राइट साइड में, ऊपर भी और नीचे वाले जबड़े पर भी। ये जो आपका प्रीमोलर है, प्रीमोलर जो है वो आपका करीब 11 साल की उम्र में आना शुरू होता है। 12-13 वर्ष उम्र तक ये चारों के चारों प्रीमोलर आपका आ जाता है, जबकि केनाइन आपका 11 वर्ष के उम्र में आ जाता है। तो केनाइन जैसे ही आया उसके बाद जो है ना आपका प्रीमोलर उसके साथ साथ या उसके बाद आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ मोलर। ये जो मोलर 2 जो देख रहे हो, ये जो पहला मोलर है ये करीब 6 से 7 साल में आ जाता है। मतलब ये इंसीजर के साथ या इंसीजर से पहले आ जाता है। कौन, मोलर्स। फर्स्ट मोलर जो होता है सो दोनों साइड में 1-1, ऊपर में भी दोनों साइड में 1-1 और नीचे में भी दोनों साइड में 1-1। ये आपका 6 से 7 साल में आ जाता है जन्म के बाद। सेकंड मोलर जो है दोनों साइड में ये आपका करीब 12 से 13 वर्ष की उम्र में आता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड मोलर जो है जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि का दांत कहते हैं, ये करीब 25 वर्ष के उम्र तक आ जाता है। ठीक है, समानतः इसको बुद्धि का दांत कहा जाने का कोई कारण नहीं है। ये आपका जो है ना मल्टी कस्पिड है, ये तीनों के तीनों। देखो इसमें कस्प की संख्या जो है ना 4 तक होता है। कस्प मतलब उभार, ऐसे है ना। और जैसे आप गए होंगे अगर आप पहाड़ वगैरह पर, तो पहाड़ का चोटी होता है ना, वैसे ही दांत पर यहाँ पर जो उभार है कस्प, उसी को चोटी चोटी समझ लो। ये पहाड़ अगर इसको समझो तो इस पर चोटियां हैं। तो अगर 2 चोटी है तो वो आपका क्या है, प्रीमोलर है।
ठीक है। और कोई चोटी नहीं है तो इंसीजर है। केनाइन में एक चोटी है एकदम ऐसे उभरा हुआ, ठीक है, लंबा सा, ठीक है, और इसमें कोई चोटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, थर्ड मोलर जो है ना वो कब आता है, करीब 25 वर्ष तक की उम्र में आ जाता है। इसको बुद्धि का दांत कहते हैं। इसका कहे जाने का, बुद्धि का दांत कहे जाने का कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन होता क्या है कि 25 वर्ष की उम्र होते होते तक हमारे पुराने जो भी कहावत है उसका कोई ना कोई रीजन था, है ना। बच्चों का शादी विवाह हो जाता है और शादी विवाह होने पर वो जो है ना लड़के या लड़कियों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो अपने लिए सोचने लगते हैं, मतलब पैसा जमा करना है, अपना मकान बनाना है, पति पत्नी का बात सोचना शुरू कर देते हैं। माने हम एक हमारे एक, पहले क्या था पूरा परिवार का सोचते थे, अभी जो है ना हम एक हमारे एक का बात होने लगता है। तो शायद इसी कारण लोग इसको विजडम टीथ कहने लगा, बुद्धि का दांत कहने लगा, कि मतलब बुद्धि का, उसका बुद्धि खुल गया, देखो अपना अपना कर रहे हो, ठीक है। तो परमानेंट टीथ के बारे में आपको बता दी कि अरेंजमेंट कैसा होता है और कितना होता है। ये हो गया अपर जा में, ऐसा ही कुछ लोअर जा में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो बात है वो है डेसिडिवस टीथ का। डेसिडिवस टीथ जो है, जिसको मिल्क टीथ भी कह रहे हैं, ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा दांत सबसे पहले आता है, कौन सा दांत बाद में आता है बच्चों का, वो भी हम यहाँ पर कर लिए हैं। ये जो आपका इंसीजर है ना, बीच का जो 2 इंसीजर देख रहे हो सामने का, ये आपका 6 से 8 महीने का बच्चा होने पर आ जाता है। अगर 6 से 8 महीने का बच्चा है और उसको ये सामने वाला दोनों दांत नहीं आया है तो लक्षण बढ़िया नहीं है। उसको हो सकता है कैल्शियम की कमी हो, या हो सकता है कोई और समस्या हो, कुपोषण का शिकार हो। तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, माताओं को या बहनों को या भाई को लेके अपने बच्चों को, है ना। तो आगे के जो 2 दांत है इंसीजर का, वो 6 से 8 महीने में आ जाते हैं। वो बगल का जो 2 दांत है, ये दोनों इंसीजर, 4 इंसीजर हुआ ना, तो ये जो बगल का जो दोनों इंसीजर दांत है, ये आपका 8 से 10 महीने में आ जाता है। अब आ जाओ केनाइन। केनाइन जो है वो 16 से 20 महीने में आ जाता है, ठीक है। इसको लोग क्या बोलते हैं, आई टूथ बोलते हैं, क्योंकि इसके ये जो है ना, ये जब आता है ना तो बच्चा जो है ना उसको थोड़ा भार पड़ने लगता है। तो ये आपका केनाइन है। और उसके बाद मोलर। मोलर जो है ना आपका, इसमें देखो प्री मोलर नहीं आया है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, ठीक है। तो 20, तो यहां पर जो है ना फार्मूला क्या हो जाएगा वो हम आप लोग देख लेंगे, फार्मूला आपको पीछे बताएंगे, इसको फिर से हम वहां पर लाएंगे आपको। तो मोलर जो है इसमें बच्चे में वो 10 से 15 महीना में आता है और एक आ जाता है 2 साल में, ठीक है। तो ये आपको दांत का अरेंजमेंट दिखा रहे थे बच्चों में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फिर बात करते हैं रीजन्स का बात, है ना। स्ट्रक्चरल डिटेल का बात हम कर रहे थे दांत का। स्ट्रक्चरल डिटेल का मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल डिटेल का मतलब होता है दांत की जो है ना आकृति का बात कर रहे थे। तो जब स्ट्रक्चरल डिटेल का बात करेंगे तो सबसे पहले उसका रीजन का बात करेंगे, क्षेत्र का बात करेंगे। तो ये आपका जो टीथ होता है उसको 3 रीजन में बांटा जा सकता है। एक हो गया क्राउन, ठीक है, दूसरा हो गया नेक और तीसरा हो गया रूट। आपके मन में आएगा क्राउन किसको बोलते हैं, हाँ, नेक किसको बोलते हैं, रूट किसको बोलते हैं। थोड़ा सा हम फिर से फिगर पे आते हैं, एक स्केच डायग्राम पर पहले आ रहे हैं। देखो दांत का ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये आपका डार्क रीजन है, इसके ऊपर ये देख लो, ये दांत का हिस्सा है जो नजर आ रहा है। तो आपके टूथ का एक है ना, अकेला है ना, तो टूथ बोल रहे हैं हम। ये जो अकेला जो आपका हिस्सा है, जो वो आपका टीथ का या टूथ का जो नजर आ रहा है ऊपर में गम के बाहर निकला हुआ, इसी को क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन क्या है, टूथ का वह हिस्सा जो बाहर से नजर आता है, गम के बाहर नजर आता है, और टूथ का वह हिस्सा जो गम के अंदर है। देखो यहां तक, ये रीजन तक, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं। देखो ये जो दांत का ये जो रीजन है, यहां से लेकर यहां तक का, देख रहे हो, ये जो रीजन है यहां से यहां तक का, इसको नेक बोल रहे हैं, है ना। जो गम के अंदर है उसको क्या बोल रहे हैं, नेक बोल रहे हैं। और ये जो गम के ऊपर है, गम मसूड़ा को कहते हैं ना, गम के ऊपर जो है उसको क्या बोल रहे हैं, क्राउन बोल रहे हैं। और ये देखो, ये जो है ना आपका ये जा बोन है, ये जो देख रहे हो ना, ये जा बोन है। जा बोन जो है, जा बोन में जो आपका हिस्सा है, ये आपका जा बोन था, ये सब जा बोन है ना। जा बोन के अंदर में देखो सॉकेट है, एक खाली जगह है, कैविटी है, जिसको एल्वियोलस कहते हैं।
तो ये जो खाली जगह है इसमें ये जो दांत का हिस्सा है, टूथ का हिस्सा है, इसको कहते हैं रूट। तो दांत में 3 भाग में हम बांट सकते हैं। मैमेलियन जो टूथ होता है उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक वो रीजन जो गम के बाहर नजर आता है, जो गम के बाहर नजर आता है उसको क्राउन बोलते हैं। एक वो रीजन दांत का जो गम के अंदर होता है, मसूड़ा के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। और एक वो रीजन जो आपके जा बोन के अंदर जो एल्वियोलस है या सॉकेट है उसमें होता है, उसको बोलते हैं क्या? रूट। जा बोन कैविटी के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट। ये आपको हम बता दिए थोड़ा सा आपका रीजन्स के बारे में दांत का। अब जो है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं लिखा हुआ रूप में। ठीक है, लिखा हुआ रूप में देख लेते हैं। अब आ जाइए, ये देखो स्ट्रक्चर डिटेल में इसको हम 3 भाग में बांटे, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन कौन था भाई? तो वो पार्ट था जो कि आपका गम के ऊपर था। ये थिक पैड होता है मस्कुलर टिश्यू का जो कि जाबोन के ऊपर में पाया जाता है। कौन? गम। और ये आपका क्राउन, उसको क्राउन बोले थे जो उसके ऊपर में था। कोई दिक्कत नहीं है ना, गम हो गया, क्राउन हो गया। दूसरा हिस्सा था नेक। नेक जो है ना मिडिल पार्ट है जो कि गम में धंसा हुआ है, ठीक है, दांत का। और तीसरा था रूट। रूट जो है ना लोअर मोस्ट पार्ट है जो कि कहाँ रहता है? जा बोन कैविटी या एल्वियोलस में पाया जाता है। तो ये आपको दांत के बारे में हम आपको बता रहे थे। हमको लगता है कि जो आपका टीथ के बारे में आपको बताए, आपको आराम से अब समझ में आ जाना चाहिए टीथ के बारे में। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब हम बात करते थोड़ा सा रचना के बारे में। ठीक है, ये आपका कंप्यूटराइज है ना, इसमें बात करते हैं। इसमें देखो ये तो जा बोन था भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जा बोन है, उसमें देखो ये जो जगह है इसको बोलते हैं सॉकेट। हाँ, जो बाहर निकला हुआ है उसका नाम है क्राउन। यहीं से हम कल आपका शुरुआत करेंगे कि दांत जो आपका है उसमें कितने भाग होते हैं, क्या क्या हिस्सा होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो यहां से हम कल जो है ना बात करेंगे। कुछ पूछना अगर है तो पूछ लेते हैं, और आप जो है ना अब आज यहाँ पर रुकते हैं।